मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ डेटा बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है। डेटा मतलब मैंने आपसे कहा क्वांटिटेटिव अर्थात संख्यात्मक। संख्यात्मक का मतलब आप समझो, जैसे आप किसी एक ग्रुप को नोटिस करिए, कोई एक ग्रुप है और ग्रुप मतलब समूह आपका कोई है, उस समूह के सभी सदस्यों का आयु नोट किया, भार नोट किया, अंक नोट किया, आय नोट किया, या किसी भी प्रकार का आपने डेटा नोट किया क्वालिटी छोड़कर। क्वालिटी मैंने आपसे बताया था कि क्वालिटी छोड़ देना है, क्वालिटी मतलब जैसे कि अच्छे हैं बुरे हैं ये सब छोड़ दीजिए, बाकी किसी प्रकार का न्यूमेरिकल डेटा आप रीड करो। जब आपने रीड किया तो हमें उसमें से किसी एक सेंट्रल वैल्यू को, जिसे आप कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, हमें किसी एक सेंट्रल वैल्यू को नोटिस करना है, निकालना है। और वह सेंट्रल वैल्यू जो सांख्यिकी के अंतर्गत निकाली जाती है वह एरिथमेटिक मीन होती है। सबसे पहला जो होता है एरिथमेटिक मीन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। क्या कहते हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य वैसे ही कार्य करता है जैसे कि एवरेज कार्य करता है, औसत। आपने औसत पढ़ा होगा, एकदम सेम डिक्टो औसत की तरह ही कार्य करता है। औसत आपने पढ़ा था क्या, कि जितने आंकड़े दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या ही औसत है। यही पढ़ा हम लोगों ने, अगर औसत आपने पढ़ा है तो औसत मतलब सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या ही क्या थी? औसत थी जी। और उसी तरह से ही हमको अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करनी है। बस ये आंकड़े हमको अलग अलग तरीके से मिलते हैं, आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर किसी को याद होगा तो बताइएगा। मैंने कहा था इंडिविजुअल फॉर्म में आंकड़े मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलते हैं जब कोई आंकड़ा बार बार आए उसके रूप में दिखते हैं, या कंटिन्यूअस सतत फॉर्म में वर्ग अंतराल का उपयोग करके आंकड़े मिलते हैं। हर तीनों प्रकार के आंकड़ों के लिए अलग अलग तरीके से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। यहाँ जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें जरूरी नहीं कि आप समांतर माध्य निकाल पाएं, यह भी बहुत जरूरी है कि समांतर माध्य कैसे निकाल पा रहे हैं। इसलिए हमें हर फार्मूले पर कमांड होना जरूरी है, हर फार्मूले की समझ जरूरी है, इसलिए फार्मूले भी आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए, एक वैल्यू है जिसे कहते हैं मीडियन। मीडियन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक अगला रूप है, अगला तरीका है। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं माध्यिका। और माध्यिका को जैसे अगर आप कभी आपको समझाना हो किसी को तो आप कहेंगे इट्स कॉल्ड द पोजिशनल एवरेज। देखिए ये भी एवरेज है, एरिथमेटिकल एवरेज है, जो क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एवरेज है, इसको जब आप किसी को समझाओ तो यह पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज मतलब स्थानीय जो औसत होता है, जो किसी एक समूह में किसी एक की पोजीशन के आधार पर निर्धारित होता है। जब आप किसी एक कलेक्शन में एक समूह में चेयर लगी हुई हैं और उसमें बैठे हैं, अगर आप बीच में बैठे हैं तो ही माध्यिका है, जो किसी कलेक्शन के बीच में स्थित है वही माध्यिका है। तो मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए गणित में, सांख्यिकी में, कि निम्नलिखित ऑप्शंस में, निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में, या निम्नलिखित दिए गए जो पदों में कौन सा पोजिशनल एवरेज है, मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें से क्या है, तो आप कम से कम इतना बताओ कि यह पोजिशनल एवरेज आपकी क्या है? माध्यिका है। और मैं पोजिशनल एवरेज के एक दो एग्जांपल आपको कंफर्म कर दूं, जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रहे कि पोजिशनल एवरेज और क्या क्या होता है। न माध्यिका तो होती ही होती है, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका तो होगी होगी, साथ साथ एक होता है क्वार्टाइल, जिसे चतुर्थक कहते हैं, ये भी पोजिशनल एवरेज है। जैसे माध्यिका का मतलब बीच में जो स्थित है, जैसे एक लाइन हम क्रिएट कर दें, जो बीच में स्थित है वो माध्यिका है। अगर हम किसी लाइन के 3 टुकड़े बना दें, 4 उसके इक्वल पार्ट्स क्रिएट कर दें, तो क्वार्टाइल भी पोजिशनल एवरेज है। ठीक है, एक होता है डेसाइल, मतलब 10 टुकड़े बना दें तो डेसाइल भी पोजिशनल एवरेज है। एक होता है परसेंटाइल, परसेंटाइल भी पोजिशनल एवरेज है। इस तरह से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं, आपको मैं एक एक पॉइंट ऐसे दे दूं, हमने पूछा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर मीडियन, ठीक है, मीडियन लिखा, मीन लिखा, ठीक है, मीन लिखा, हिंदी में आप जानते हैं माध्यिका है, माध्य है। हमने डेसाइल लिखा, डेसाइल लिखा, और हमने क्वार्टाइल लिखा। अब मैं आपसे पूछूं, इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है? हिंदी में पोजिशनल एवरेज मतलब स्थानीय औसत, पोजिशनल एवरेज नहीं है। ठीक है, कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है? तो आप बताओ इसमें कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है? मीडियन है, डेसाइल है, क्वार्टाइल है, मीन आपका अरिथमेटिकल औसत है। यह औसत आपका क्या है? कंफर्म कर लीजिएगा, यह औसत आपका पोजिशनल एवरेज नहीं है। याद रखना कि पोजिशनल एवरेज में माध्यिका आती है, डेसाइल आता है, परसेंटाइल आता है, और क्वार्टाइल आता है। अभी इसको कैसे निकालते हैं, इसके भी कुछ मेथड पर प्रश्न बनता है।
जो आप डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, ग्राफ का उपयोग करते हैं, हम सारी चीज़ों को, चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे अगला टर्म देखिए चौथा मोड है, इन सभी को हम उस ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन से भी, जो हम लोग फिगर के फॉर्म में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, उससे भी कंफर्म करते हुए हम निकाल सकते हैं। इसलिए सबको कैलकुलेट करने का तरीका, इसको हम कहते हैं बहुलक। ध्यान से देखिए, यह भी आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, किसी आंकड़े का एक ऐसा मान जो उसके सभी ग्रुप को, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, वह मोड भी है, बहुलक भी है। बहुलक के बारे में मैं ऐसे समझाऊं, जैसे अगर याद होगा आप लोगों को, कभी अगर आप हाई स्कूल की कोचिंग करते थे, कहीं पर किया होगा, हाई स्कूल याद करिए अपना बचपना, अभी तो आप बहुत बड़े हो चुके होंगे, हाई स्कूल याद करिए। तो उस समय हाई स्कूल में, चाहे जिस बोर्ड में आप, स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो या सेंट्रल मतलब सेंट्रल बोर्ड में पढ़ते हो, कहीं किसी बोर्ड में पढ़ते हो, तो अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें चलती हैं। किसी कोचिंग में आप गए होंगे तो जो वहाँ के टीचर होंगे, किस किताब को चलाते थे, किस किताब को प्रायोरिटी देते थे, या किस किताब के प्रश्नों को ज़्यादा प्रेफर करते थे, इसको आपको पता है? किस किताब को ज़्यादा प्रेफर करते? किताब अच्छी है बुरी इस पर नहीं प्रेफरेंस होता था, उनके दिमाग में रहता होगा जिस स्कूल के बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़ने आए हैं, उस किताब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते रहे होंगे। मतलब जो संख्या बल में ज़्यादा होगा वही बहुलक है, ठीक है? जो बाहुबल में ज़्यादा होगा वही बहुलक है। किसी समूह में जिस आंकड़े की प्रेफरेंसेस, जिस आंकड़े की अवेलेबिलिटी, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वही बहुलक होगा। घर में अगर 8 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं और सब जूते पहनते हैं, जूतों का स्टैंडर्ड साइज अगर 7, 8, 9 नंबर है, पता चला 8 नंबर पहनने वाले कुल कुल 5 सदस्य हैं, बाकी कोई 2 सदस्य हैं, कोई 1 सदस्य हैं, कोई 1 सदस्य हैं। तो पता चला कि जूते की जो सबसे मैक्सिमम साइज पहनी जाती है वो 8 नंबर है, तो वही बहुलक है। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार उपयोग में आता है वही बहुलक है। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको समझना होगा। तो बहुलक का अर्थ यही है कि जो किसी समूह में सर्वाधिक बार आया होता है वही बहुलक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तेजी के साथ थोड़ा सा अपनी जो है अवेलेबिलिटी सब लोग दिखाइए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है, क्या कहलाती बताइए? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है, द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड व्हाट? निम्नलिखित में क्या कहलाती है? समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक। बहुलक को हम लोग मोड बेसिकली कहते हैं, ठीक है? मोड, इसे पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। उपर्युक्त में एक से अधिक, डी ऑप्शन ही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, क्योंकि समांतर माध्य भी आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका भी है और बहुलक भी है। तीन के तीनों आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, अर्थात डी ऑप्शन आप ले लो, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। कंफर्म हो गया? किसी को डाउट तो नहीं? नहीं, चलिए ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, जैसे ए है, लिखा है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य क्या है? द अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। आपके पास कुछ ऑप्शन है, एक्स बार। एक्स बार देखो, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी समांतर माध्य आएगा, समांतर माध्य जब भी आएगा, तो समांतर माध्य को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले सोचो कि हमारे पास आंकड़े कैसे हैं। आंकड़े इंडिविजुअल फॉर्म में हो सकते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकते हैं, बट समांतर माध्य को प्रेजेंट करता है एक्स बार। अगर आंकड़ों को हम एक्स से प्रेजेंट कर रहे हैं, x1, x2, x3 के फॉर्म में जा रहे हैं, तो समांतर माध्य को एक्स बार प्रेजेंट करेगा। फार्मूले देखिए, हमने लिखा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई अपान एन, एक्स बार इज इक्वल टू एन अपान सिग्मा ऑफ एक्स आई, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई प्लस एन अपान एन। तो ये आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, डी ऑप्शन आप समझ ही रहे हैं, ई ऑप्शन आप समझ ही रहे हैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा आप चलिए, मैं कुछ फार्मूले आपको मीन के समझा देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे कभी भी आपको जब भी मीन करना हो, ऐसे डेटा हो, मैं एग्जाम्पल भी लेकर दिखाता हूँ। अगर हमारे पास इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है मतलब ऐसा डेटा जो व्यक्तिगत है, अर्थात जैसे हमने कहा क्लास में कुछ बच्चों के नंबर हैं, x1 है, x2 है, x3 है, सो ऑन xn है, तो मीन का मतलब हो गया सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसको प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई अपान एन। आई क्या बताता है, जहां पर आई ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू 1 टू एन, 1 टू एन, मतलब एक से लेकर एन तक की सभी वैल्यू को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अब एन मतलब जितनी संख्याएं हैं उसको दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास हमने कहा कि मार्क्स, ध्यान से देखिएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट, मतलब 5 बच्चे थे, उनके नंबर देखिए ऐसे थे 12, 15, 13, 17, 10, इस तरह से नंबर है, ठीक है। अब हमने कहा इन सभी बच्चों ने जो नंबर प्राप्त किया है आउट ऑफ 20, उसका एवरेज मार्क्स बता दो क्या होगा, औसत, मतलब इनका
ये इनके नंबर हैं। अब इसका अरिथमेटिक मीन आपको बताना है, AM अर्थात समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य निकालने के तरीके समझिए। एक तो जैसे मैंने कहा समांतर माध्य होगा x बार इक्वल टू 12 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 10 डिवाइड बाई कितने आंकड़े 5। जोड़िए 12 15 27, 27 13 40, 40 10 50, 10 60 67, 67/5 होगा। 13 पचे 65 ना, 5 13 बार 65, 65 2 67 5 के 20। इस प्रकार से 13.4 इसका क्या हो जाएगा, माध्य का मीन हो जाएगा। 12 15 27 13 40, 10 50 10 60 67 बटे इतना हो गया। अब आप देख लिए हैं यहाँ पर 5 के 5 15 15, ठीक है। 13.4 इसका क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। इसको हम डेविएशन से भी, विचलन से भी निकाल सकते हैं। जैसे माध्य अगर हम निकालें, एक तो मैंने इस तरीके का उपयोग किया कि सीधा सीधा सभी पदों को जोड़ दिया, पदों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग कर दिया, हमें सीधा सीधा मान माध्य के रूप में अर्थात समांतर माध्य के रूप में प्राप्त हो गया। इसको पता करने का एक फार्मूला और होता है जो डेविएशन से निकलता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि अगर मेरे पास सभी बच्चों के मार्क्स हैं, सभी बच्चों के मार्क्स हैं, जो हमने लिखा था 12 15 13, 12 15 क्या था 13 17, 13 17 और 10 था। अगर हम इसमें से किसी एक वैल्यू को, ध्यान से देखिए, किसी एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या मान लें कि चलो हमने उसको माना वह A है, मतलब हम इनमें से किसी एक आंकड़े को मान लें कि वही अपना समांतर माध्य है, यही बीच का मान है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मान रहे हैं। इसी को एज्यूम्ड मीन कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। आपने सुना होगा एज्यूम्ड मीन, इसको कहते हैं कल्पित माध्य। क्या कहते हैं, कल्पित माध्य। ये कल्पित माध्य भी आपसे पूछा जाता है कि कल्पित माध्य का, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि देखो करने के लिए न्यूमेरिकल में इसकी आवश्यकता नहीं है, बट अगर फार्मूले में हमसे पूछ लिया गया कि समांतर माध्य को ज्ञात करने का कल्पित माध्य रूल क्या है, तो कल्पित माध्य मतलब आप किसी एक आंकड़े को मान लो, आपकी मर्जी से जिसको मन करे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हमने सोचा लेट ए इक्वल टू, हमने इसमें 13 मान लिया। क्या मान लिया, 13। फिर हम डेविएशन निकालते हैं, विचलन जिसको कहते हैं, इसको डेविएशन कहते हैं अंग्रेजी में, ये भी ध्यान दीजिएगा। डेविएशन को हिंदी में विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन। अब आप कहोगे सर विचलन क्या है, विचलन भैया ये है कि अगर ये आंकड़े आपको दिए गए, कुछ अलग अलग बच्चे थे जिनका नाम ए था, जिनका नाम बी था, जिनका नाम सी था, जिनका नाम डी था, जिनका नाम ई था, सभी बच्चे थे और इनके नंबर हैं, क्या है, इनके अंक हैं, और हमने इनमें से एक औसत या मध्य मान या अरिथमेटिक मीन हमने 13 मान लिया। तो हम ये सोचेंगे जो उन्होंने सच में पाया है, जो सच में पाया है उसमें और इस मान को जो आपने माना है इसमें क्या फर्क है। इसी को हम डेविएशन अर्थात विचलन कहते हैं। और विचलन हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू है, जिसको आप x कह दो, माइनस ए होगा। माइनस क्या होगा, ए होगा। अब आप लिखो, देखो यहाँ पर 12 से 13 घटा दे -1, 15 से आप 13 घटा दो -2, ठीक है, 13 से आप 13 घटा दो 0, 17 से 13 घटा दे 4 और 10 से 13 घटा दे -3 हो गया। ठीक है, 10 से 13 घटा दे -3 हो गया। अब रूल देखिए, मैं आपको बता दूं कि x बार जो हमने मीन निकाला है a प्लस सिग्मा ऑफ d डैश डिवाइड बाई n, ये आप लगा दीजिए। a मतलब जो आपने माना है, क्या माना है बताइए, a, और सिग्मा होता है समेसन। क्या होता है, समेसन मतलब योग, जितने आंकड़े इसमें हैं उसका सबका जोड़ जो होगा वही सिग्मा होगा, वही क्या होगा, सिग्मा होगा। जोड़िए सबको, कितना आ रहा है, देखो 1 और 3 मिलके 4 खत्म, -2 हो गया। कितना हो गया, -2 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे कितनी वैल्यू बना के रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर वैल्यू कितनी कितनी बनकर आई है। अब आपने नोटिस किया, देखिए कैसे कितना हो गया, बताइए। यहाँ पर हमारे पास हमने कितना मान लिया, समझ रहे हैं ना सब लोग, यहाँ पर कंफर्म करते चलिए। अच्छा, +2 होगा, हाँ 15 से देखो +2 होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा, 2 लिखा जाएगा, तभी सोचा जाता है। अब ए की जगह पर आप क्या पुट कर दो, 13 प्लस इसका जोड़ कितना आया है, सिग्मा ऑफ डी है, सिग्मा ऑफ डी है, 2 लिखा जाए बटा n, पदों की संख्या कितनी है, 5 है, 5 है। अब आप ए की जगह लिख दो 13, ए की जगह ऐसे डायरेक्टली यहीं से लिख दिए होते, 13 लिख देते। 13 + 2/4 है, तो आप लिख सकते हैं 13 10 + 0.4 होगा, 13.4, देखिए तब भी आपका माध्य आया। इस हिसाब से कल्पित माध्य का जो मेथड होता है, सौरभ ने देखिए तुरंत क्लियर किया था, कल्पित माध्य का जो रूल होगा ये होगा, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले तो
तो आपको याद रखना है कल्पित माध्य का मेथड क्या होता है। ठीक है, ये हो गई बातें। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन जो अनग्रुप डेटा के लिए वो क्या था, देखिए सीधा सीधा था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। ये जो पहला ऑप्शन था यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता। पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता। यहीं पर आपसे पूछता कि समांतर माध्य के लिए, समांतर माध्य के लिए, ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए, जो आपका डेटा इंडिविजुअल है, अनग्रुप्ड है, कल्पित माध्य एज्यूम्ड मेथड क्या होता। ठीक है, कल्पित माध्य मेथड या नियम, जिसे आप क्या कहेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये क्या हो जाएगा बताइए। अभी अभी हमने लिखा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ डी डिवाइड बाई एन। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ही आपका कल्पित माध्य है, एज्यूम्ड मीन है, ए ही आपका क्या है, एज्यूम्ड मीन है। और डी आपने नोटिस किया है, डी बराबर एक्स माइनस ए है, और एन मतलब पदों की संख्या है। इस हिसाब से आपने यहाँ पर इसका सभी का उपयोग किया और आपके पास ये वैल्यूज आपके पास कंफर्म हो रही है। क्लियर हो गई बातें। इस तरह से मीन का ये सब मेथड आपको दिमाग में रखना है। इस टाइप का डेटा जब लिखा हो फॉर डिस्क्रीट मेथड डेटा, डिस्क्रीट डेटा मतलब ऐसे डेटा जिसमें देखिए कोई एक पद कितनी बार आ रहा है, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इसे कहते हैं इसकी बारंबारता। ऑब्जर्वेशन बारंबारता मतलब एक मान कितनी बार आ रहा है। इसको अगर हम लोग कभी फेस करें तो अपने पास मेथड होगा जो माध्य ज्ञात करने का, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स एन एफ एन सो ऑन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ एन। आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, जहां पर आई का मान एक से प्रारंभ होकर एन तक होगा, और सिग्मा ऑफ एफ आई मतलब यहाँ भी आई का मान एक से प्रारंभ होकर एन तक होगा। ये तो आपका डायरेक्ट मेथड था करने का। इसमें भी एज्यूम्ड मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा। जैसे कभी आपके पास देखिए इस टाइप के आंकड़े आए, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। फार्मूले को आप एकदम कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए एकदम क्लियर करते चलिए। आपको मैं चाहूंगा कि इस सेशन को इतना बढ़िया से पढ़ लें कि बाद में भी जो देखें उनको भी लगे कि हाँ इस सेशन को हमने पढ़ा तो इसका उपयोग हमें एग्जाम में दिखेगा। और मैं भरोसा मतलब विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर करते चलिए। यस, प्रोबेबिलिटी कराने का वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन पहले आप पॉइंट करिए सारी चीज़ों को। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक टेस्ट हुआ क्लास में, कुछ बच्चों ने कुछ मार्क्स प्राप्त किए, मार्क्स को हमने एक्स से लिखा, कि प्राप्त बच्चों का जो मार्क्स है उसको दिया हुआ है, मार्क्स दिया है, और उनके जो प्राप्त किए गए अंक हैं, ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता से, मतलब कितने बच्चों ने किस नंबर को प्राप्त किया। थोड़ा सा वर्डिंग समझोगे तो क्लियर होगा। हमने कहा एक क्लास में टेस्ट हुआ था, 5 नंबर पाने वाले कुल 4 बच्चे थे, ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर पाने वाले कुल 4 बच्चे थे, ठीक है। 10 नंबर पाने वाले कुल 2 बच्चे थे, 10 नंबर पाने वाले कुल 2 बच्चे थे। 15 नंबर पाने वाले कुल 15 नंबर पाने वाले कुल 3 बच्चे थे, ठीक है। 20 नंबर पाने वाले कुल 1 बच्चे थे, कुल 1 बच्चे थे। अब आपसे हमसे पूछा जाए कि कहा जाए कि समांतर माध्य बताओ, ठीक है, औसत अंक बताओ, समांतर माध्य बताओ, तो कैसे इसको हम निकाल पाएंगे, ये आपके सामने प्रश्न है जी। समझ रहे हैं? यस, ओके। तो आप देख रहे हो सब क्लियर हो रही है कि नहीं बातें, कंफर्म करिए। आपके बहुत सारे लोग के कमेंट्स आए हुए थे और मैं उसी विहार पर इन चीज़ों को करा रहा हूँ जिससे कि आपका सब कंफर्म हो जाए, किसी का कुछ फंसे ऐसे ना। और आप लोग को अप्रिसिएट करना चाहिए इस मेहनत को, ठीक है। इसमें लग करके खुद की तैयारी करिए और साथ साथ बताइए भी। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, अगर हम अरिथमेटिक मीन करने जा रहे हैं, एक तरीका, जैसे हम पहले तो सबसे पहले इस डेटा को ऐसे प्रेजेंट करें। देखिए जो मैंने एक मेथड आपको लिखवाया है, क्या उसके पहले उसको समझो। ये देखो कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर ये बच्चों के मार्क्स हैं, ये पाने वाले बच्चों के नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर पाने वाले कुल 4 बच्चे हैं, ठीक है। 10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, 15 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, 20 नंबर पाने वाले कुल 1 बच्चे हैं। अब हम लोग को एक फार्मूला जैसे अभी ये पढ़ाया गया, क्या, ये देखिए कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा ऑफ एफ। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, एफ इंटू एक्स ही करें, एफ इंटू एक्स करें, मतलब एफ एक्स करें। अब एफ एक्स का सेंस देखो क्या होगा, एफ एक्स का एक्स क्या, एफ एक्स का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से। 5 चौके 20 हुआ, 10 दूना 20 हुआ, 15 तिया 45 हुआ, 20 इक्के 20 हुआ, ये हो गया एफ एक्स। अब एफ एक्स का मतलब यहाँ पर लिखा सिग्मा ऑफ एफ एक्स, मतलब इन सभी पदों का योग करना है, सभी पदों का क्या करना है, योग करना है।
और योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 20 60 40 105 हो गया। पदों की संख्या कितनी है, सिग्मा ऑफ एफ, सभी पदों को जोड़िए, यही n होता है। 4 2 6 3 9 1 10 हुआ। अब आपका जो माध्य आएगा एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105/10, मतलब 10.5 हो जाएगा। 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 21/2 एकदम सही है। अगर इसी को हमने देखिए दूसरे मेथड से किया होता, जिसे आप लोग कह सकते हैं कल्पित माध्य मेथड, जो एज्यूम्ड मीन हम लोगों ने किया था। सेकंड देखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार रखिएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कल्पित माध्य नियम। ठीक है, कल्पित माध्य नियम। और वह क्या होगा उसको पॉइंट करिए, ए इज इक्वल टू सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ। ए फार्मूला लगाइए। अब इस फार्मूले का उपयोग कैसे करना है उसको समझिए। फार्मूला पहली चीज नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं तो इसका सेंस समझिए, कोई गलत नहीं बोलूंगा आप लोगों से। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। कैसे अप्लाई किया जाता है, जैसे आपको क्या करना चाहिए, आपको इसी में से किसी एक आंकड़े को, जैसे आपके पास जो नंबर दिए गए हैं, ये 5 नंबर है, 10 नंबर है, 15 नंबर है, 20 नंबर है, आपको किसी एक आंकड़े को इसमें से माध्य मान लेना है, ए मान लेना है। चलिए हमने कहा चलो ए का मान हमने इसमें से कोई मर्जी, हमने सपोज करिए 10 को मान लिया, 10 मान लिया। अब इसकी जरूरत अपने को नहीं है, ये तो इसके लिए था। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, कितना पता, डी। डी मतलब क्या होगा, एक्स माइनस ए होगा। करने का तरीका भले थोड़ा सा लॉन्ग हो, लेकिन करने के तरीके से मतलब नहीं है, मतलब वेरिफिकेशन से है, मतलब इस फार्मूले से है, वेरिफिकेशन से इस फार्मूले से है, समझिएगा। डी मतलब एक्स माइनस ए, एक्स 5 है, 5 से 10 घटाएं -5 हुआ, 10 से 10 घटाएं 0 हुआ, 15 से 10 घटाएं 5 हुआ, और 20 से 10 घटाएं 10 हुआ। अब आपको लिखना पड़ेगा, देखो ए का मतलब तो कन्फर्म है, क्या है, एफ इंटू डी करना है, एफ डी लिखना पड़ेगा आपको, एफ डी करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बात एक ही है। चलिए लिखते हैं हम लोग एफ डी, कैसे लिखा जाएगा, 5 गुड़े -4 गुड़े -5, -20 कर दो, 5 चौके 20, 2 गुड़े 0 कर दे, 0 हो गया भाई, इस लाइन से मतलब नहीं है। 3 गुड़े 5 15 हो गया, और 1 गुड़े 10 10 हो गया। जोड़िए 15 10 25, 25 में से 20 निकलेगा, 5 आएगा। ये हो गया सिग्मा ऑफ एफ डी, सिग्मा ऑफ एफ डी। अब इसमें सारी चीज़ों को उठा के फार्मूले पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपने आप कंफर्म हो जाएगा क्या है, कैसे करना था। ए की जगह पर हम लोगों ने कितना माना था बताएं, 10, 10 लिख देते हैं। सिग्मा ऑफ एफ डी कितना आया हमारा, 5, कितना आया, 5, 5 लिख दिया। और नीचे हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ कितना है, 10 है। 5 1 के 5, 5 दूना 10, तो 10.5 यहाँ पर भी आंसर होगा। देखो इसके साथ मैच कर रहा है। इस तरह से हम लोग को यहाँ पर, बिल्कुल इस तरह से हम लोग को यहाँ पर दोनों इन मेथड्स पर काम करना चाहिए, क्लियर करते रहना चाहिए, कभी कोई डाउट मन में और ये चीज़ें ना रह जाए, इसको ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूस डेटा मतलब जिसमें वर्ग अंतराल भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं x0 x1 x1 x2 x3, मतलब इस टाइप से। अगर आपने देखा होगा कभी, जब हमने पहले से कल की क्लास में भी एक्सप्लेन किया था इसके पहले वाली में, कि जब हमारे पास डेटा मतलब जो ऑब्जर्वेशंस है और बारंबारता दोनों ज़्यादा हो, अर्थात क्लास में बच्चों की संख्या भी ज़्यादा हो और उनके द्वारा जो अंक मिलने हैं, मतलब जो पूर्णांक वो भी ज़्यादा हो, तो ऐसी केस में हम लोग क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल का उपयोग करते हैं। मैं अभी कंफर्म कर दूंगा। इसमें देखो x0 से x1, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके आपको आंकड़े दिए रहेंगे और साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। अब आपसे कहा जाएगा चलो समांतर माध्य बताओ। डायरेक्ट मेथड देखो ये है, F1 M1, यहाँ पर एक यम हम जनरेट करते हैं जो कि मिड वैल्यू होता है। अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी होगी तो उस मिड वैल्यू के बारे में जाना होगा, जिसे माध्यमान कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे माध्यमान कहेंगे। हम एफ इंटू यम करेंगे, जितने भी एफ हैं, जितनी भी बारंबारताएं हैं, सबको उनके माध्यमान से मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा ऑफ एफ, सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे। ये डायरेक्ट इसका फार्मूला देखिए हमने लिखा है इस फार्म में, जो अभी कल्पित माध्य वाला लिख दिया है, लेकिन इस फार्मूले के थ्रू अगर डायरेक्ट जाना है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ इंटू एम, मतलब सभी बारंबारताओं को उनके माध्यमान से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पर जो आपका कल्पित माध्य होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, वो एज्यूम्ड मीन मेथड दो प्रकार से चलता है। डेविएशन का उपयोग करते हुए हम एक बार ए प्लस जैसे वहां किया था उसी प्रकार से सिग्मा ऑफ एफ डी, बट ध्यान देना है कि जो डी लिया जाता है मिड वैल्यू टेबल से ली जाती है, ठीक है।
मिड वैल्यू टेबल चली जाती है और उसी हिसाब से यहाँ पर एफ डी डैश अर्थात डी डैश मतलब एक तरह से आप डी जानते हैं एक्स माइनस ए होता है, बट ये जब डी डैश करेंगे ना तो यही एक्स माइनस ए अपान आई हो जाता है। अभी एक एग्जाम्पल लेकर के हम पहले फार्मूले आप नोट कर लो, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको कंफर्म कर दे रहे हैं। जैसे इस टाइप से आपको प्रश्न मिलेगा, देखिए इस टाइप से आपको प्रश्न मिलेगा, अभी कंफर्म हो जाता है कैसे करना है, ठीक है। फिर हम प्रश्नों पर ही चलेंगे। एक क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। हमने कहा कि स्कूल में 0 से 10 नंबर पाने वाले कुल 5 बच्चे हैं, 10 से 20 पाने वाले कुल 4 बच्चे हैं, 20 से 30 पाने वाले कुल 3 बच्चे हैं और 30 से 40 पाने वाले 30 से 40 पाने वाले कुल 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और 40 से 50 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या मान लो 1 है। अब आपसे कहा जा रहा है इसका समांतर माध्य निकालो, देखो कैसे निकलेगा। समांतर माध्य देखिए हम लोगों से अरिथमेटिक मीन पूछा गया है, तो अपने पास मेथड तो बहुत सारे हैं, बट उन मेथड का हमें उपयोग समझना है। भाई मेथड का उपयोग करके अगर हम करने जाएंगे एग्जाम में तो बहुत टफ है, हमें फार्मूले ये पता हो बस कौन किसके लिए कब अप्लाइड होता है। अब जैसे मान लो हमने लिखा क्लास इंटरवल, करने का तरीका समझिएगा। फ्रीक्वेंसी लिखा, भाई अगर हम केवल इसी फार्मूले का उपयोग करें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ इंटू एम डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ। अब ध्यान से देखिए कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, इस फार्मूले का उपयोग कैसे होगा। क्लास इंटरवल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी बात देखो, समझो क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले यम, यम क्या होगा, मिड वैल्यू। दरअसल पीछे क्या होता था कि ये आंकड़ा जो होता था, मान जो होता था, यही तो मान है, ये मान सिंगल रहता था, बट यहाँ पर मान ग्रुप में है, यहाँ पर मान ग्रुप में है, 0 से 10 में है, 10 से 20 में है, 20 से 30 में है, 30 से 40 में है, 40 से 50 में है, तो आपको इसको सिंगल बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ने का मतलब इनका एवरेज लेना होगा, वही मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू एम हमेशा क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। 0 प्लस 10/2 करेंगे 5 आएगा। अब सब में देखो 10-10 का गैप है ना, 10 जोड़ते जाइए, 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा और 45 करके देख लीजिए, यही होगा। 0 प्लस 10/2, 10 प्लस 20/2, 20 प्लस 30/2, 30 प्लस 40/2, 40 प्लस 50/2। आपको मिड वैल्यू वही प्राप्त होती दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ लिखो एफ एम, क्या लिखो, एफ एम। एफ एम करो, 5 गुणे 5 25 होगा, 15 गुणे 4 60 होगा, 25 तियाँ 75 होगा, 35 दूना 70 होगा, 45 एक्के 45 होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, जैसे आप लोग का एग्रेशन क्लास में दिखना चाहिए, और बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा लेकिन श्योर कर दे रहा हूँ कि आपको ना डिटेल में इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं श्योर कर रहा हूँ कि आप पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, आपको जो भी पढ़ाएगा बस सीधा प्रैक्टिस कराएगा, क्वेश्चंस लेगा, क्वेश्चंस को कराते चला जाएगा। इतना डिटेल में कॉन्फिडेंस होने की बात, साथ साथ आपको खेलने की भी बात होनी चाहिए। लोग यूट्यूब पर सेशंस करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो इंटरेक्टिव हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये सबसे सबकी मतलब यहाँ पर आप समझिए सोच होती है या सबकी इच्छा होती है, और हम उस चीज़ को दिमाग से निकाल करके आपको इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रियलिटी में इस तरह के सेशंस या तो मुझे बहुत पॉजिटिव बना देगा आपके मन में, या तो नेगेटिव बना देगा। हो सकता है आपके मन में अरे सर बड़ी बोरियत क्लास है, लेकिन कितनी उपयोगी है, जो बौद्धिक हैं, जो सिंसियर हो, जानते होंगे। मैं श्योर कर रहा हूँ, आप पूरा खंगाल के देख लेना। अगर कोई जो है इस डिटेल से ले जा रहा होगा तो बताइएगा आप मुझे। मैं कमिट मतलब कोई ऐसा वो तो नहीं कहूँगा हाइपरबोल, लेकिन मैं 100% कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाता है कोई, केवल प्रश्न लोग कराते हैं और प्रश्न को जो है केवल ऐसे ही चलाते हैं जी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ना जब भी इस तरह के सेशंस हों, आप हमारा मनोबल जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। रियली में मैं आपको बता दूँ, यस। आप सांख्यिकी बाकी बहुत है टॉपिक, मेंसुरेशन पढ़ा सकता है कोई, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा देगा कोई, अच्छी क्रमचय संचय बहुत अच्छा, मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं, अरिथमेटिक बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले लोग हैं, सब अच्छा पढ़ा। लेकिन सांख्यिकी जैसे थ्योरेटिकल्स पार्ट, जहाँ बोरियत होती है, जहाँ पर चीज़ें बड़ी इधर उधर की होती हैं, डिस्टर्ब होते हैं लोग, नहीं पढ़ाते हैं। वो सबको पता होता है कन्फ्यूजिंग है, सबको पता है यार पढ़ा के हम क्या ही करेंगे, ठीक है, ये होता है। इसलिए प्लीज़ सभी लोग ध्यान से देखिए, कन्फर्म करिए, और अच्छा लगे तो आप सेशंस को एप्रिसिएशन में रखिए, तो ये अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा, यस। देखिए अब इस पर चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, एफ एम इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 और 25 70 हो जाएगा,
पूरा जोड़ दीजिए, 20 60 80, 80 70 150, 150 70 220, 240 260 हो गया, 260 और 5 5 10 5 15, 15 हो गया, 275 होगा सिग्मा ऑफ एफएम, मतलब इनको जोड़ने पर 275 आया, 275 आया, डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ, मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दें, सिग्मा ऑफ एफ 5 4 9, 9 3 12, 2 14 1 15, 15 है, 15 से भाग कर दें, ठीक है, 5 तिया 15 होता है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 55/3 आ जाएगा, 55/3, 18 तिया 54, 18.33 इसका समांतर माध्य होगा, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। यस यस, हाँ हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगा, आप सभी लोग करिए। यस, प्रश्न क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य क्या होगा, अरिथमेटिक। मैं अभी आपको यही चीजें बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग को जैसे कभी भी ग्रुप डेटा के लिए, जैसे अब ये देखो, ये अवर्गीकृत के लिए, जैसे वर्गीकृत लिखा है ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा मतलब जिसका क्लास इंटरवल है, जिसका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, भाई ये तो माध्य का सूत्र है ही है, ये भी माध्य का सूत्र है, ये भी माध्य का ही सूत्र है। भाई ये आपने पढ़ा था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई सिग एन, ये पढ़ा ही है, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। ये जो है एज्यूम्ड मीन अर्थात कल्पित माध्य है, वो भी ग्रुप डेटा के लिए, और इसमें होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश, कभी ऐसा लिखा हो सिग्मा ऑफ एफ इंटू आई, बात एक ही है। इसका अर्थ समझ लीजिए प्रत्येक को, इसके लिए सी ऑप्शन पर हम जाएंगे। ए मतलब कल्पित माध्य, एफ मतलब बारंबारता, यू मतलब आप ऐसे लिख लो एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई, आई मतलब क्लास बिड्थ, आई मतलब क्लास बिड्थ, सिग्मा ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और आई यहाँ पर जो एच लिखा रहे चाहे आई, बात एक ही होती है। इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए, वहां पर मैंने लिखा है। यस, बिल्कुल रहेगा पीआरटी के लिए, अच्छे से करिए, समझ रहे ना। यस, आई होप क्लियर हो गया होगा। कि मान लो मेरे पास दो ग्रुप हैं, ठीक है, टू ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, एक में जो वैल्यूज है मतलब जो उसके पद हैं, टोटल पदों की संख्या है, मान लो x1 है, या हम लिख देते हैं सीधा सीधा x1 है। अगर हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि इसके पास कुल x1 टोटल पद हैं, और इसका जो है, इसमें जैसे मतलब पदों की संख्या का अर्थ होता है, जैसे किसी एक मान लो एक कंपनी है, कंपनी में दो प्रकार के कर्मचारी हैं, पहले कर्मचारी थोड़ा सा लोअर लेवल के हैं, दूसरे कर्मचारी थोड़ा सा अपर लेवल के हैं, तो उनमें पदों की संख्या अर्थात उस ग्रुप में सदस्यों की संख्या मान लो x1 है, और यहाँ पर उनका जो औसत है मान लो यहाँ पर x1 बार है, x बार है, ठीक है, x बार है, और दूसरे में क्या है मान लो x2 है, और उनका जो है मान लीजिए x2 बार है, औसत जो है x2 बार है। तो हमसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पूरे समूह का, जैसे मैंने कहा कि एक दो ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में टोटल सपोज करिए 80 लोग थे, उनका औसत वेतन मान लीजिए 10,000 रुपये था। इसी प्रकार से एक दूसरा ग्रुप था जिसमें मान लीजिए 20 लोग थे, औसत वेतन इनका 15,000 था। हमसे पूछा जाएगा कि इस कंप्लीट जो है अगर सभी को मिला दिया जाए, सभी को मिला दिया जाए, तो आप बताओ कि यहाँ पर इस पूरे समूह का औसत वेतन क्या हो जाएगा। तो ऐसे में हमसे पूछा जाता है, तो इस टाइप का देखो एक प्रश्न भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपसे कभी कभी पूछा जाएगा संयुक्त समांतर माध्य का सूत्र क्या है, द फार्मूला फॉर द कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, फार्मूला फॉर द कंबाइंड एरिथमेटिक मीन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी समूह में n1 सदस्य हैं और x1 बार उसका क्या है, माध्य है, ये सदस्य की संख्या है, क्या है, संख्या है, और ये माध्य है, और किसी दूसरे समूह में n2 सदस्य हैं, ठीक है, n2 सदस्य हैं, और उसका औसत माध्य या अरिथमेटिक मीन x2 बार है, माध्य है। ऐसे में हम आपसे कह दें संयुक्त समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2 होता है। ये आप लोग लगा सकते हैं। कभी कभी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछ लेता है, केवल फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्स बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2, आप प्लीज लगाइएगा। यस, पीआरटी का मैं ले रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। पीआरटी बहुत जल्दी ही आपको मैं अलग से कैटेगराइज सेशन दूंगा, एकदम परेशान मत करिए, ठीक है। यस, आई बातें समझ में, क्लियर हो गया सबको, गुड। चलिए, माध्य का मतलब सबसे पहले मैंने उस समय भी बताया था, पोजिशनल एवरेज है। क्या है, पोजिशनल एवरेज है, जो स्थान पर निर्भर करती है। जैसे मान लो हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो बीच में जो है ना वही आपकी माध्यिका है, वही मीडियन है। जैसे अगर हम रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, मैंने कई बार आप लोग को बताया कि 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो जो बीच में थे वो माध्यिका थे, ठीक है। रामायण जब हमने पढ़ा तो वहाँ थोड़ी डाउट हुई, देखो राम भगवान थे 4 भाई,
राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न 2 लोग यहाँ पर बीच में आ रहे थे। जब जब समूह को हम लोग ग्रुप के हिसाब से सेट करें, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जब हम लाइन में जैसे देखो खड़े होते थे, आपको असेंबली जब होती थी स्कूल में, प्रार्थना जब होती थी, तो हमारी लाइन अगर बीच में होती थी, हम मिडिल बीच लाइन पर होते थे। कभी कभी आपको याद होगा कि जैसे मुझे तो याद है व्यक्तिगत कैसे, जब हम लोग के स्कूल में क्या होता था कि शाम में जब छुट्टी होती थी, छुट्टी होने समय जानते हैं कि बच्चे भागने की जल्दी कोशिश करते हैं, हमारे मन में भी रहता था कि हम जल्दी से निकल लें। तो जैसे घंटी बजती थी, सब जाके वहाँ असेंबली हॉल में खड़े होते थे, वहाँ प्रार्थना होती थी, उसके बाद फिर छुट्टी होती थी। ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम हुआ करता था। तो वहाँ पर क्लास वाइज लाइन नहीं बनती थी, जो जहाँ जगह पाया वहाँ जा कर के खड़ा हो गया। एक बार हम जाके सबसे पहली वाली लाइन में पहले या दूसरे स्थान पर खड़े हो गए और सोचा कि जैसे छुट्टी होगी सबसे पहला नंबर हमारा रहेगा निकलने का। पता चला उस दिन जैसे ही हम खड़े हुए, जब छुट्टी हुई तो हम लोग निकलने की कोशिश की, रोक दिया गया, नहीं, सबसे जो अंतिम लाइन थी उसको पहले निकाला गया। ठीक है, हम तो यार देखते रह गए, सबसे लेट पहुंच पाए। अब दूसरे दिन हम जा करके सबसे पीछे वाली लाइन में खड़े हो गए। हम सोचा कि आज यहाँ से छूटना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाले पहले निकालते हैं। उस दिन सबसे पहली वाली लाइन को निकाल दिया गया। फिर मेरे मन में आया कि ऐसा है कि ना इधर जाओ ना इधर जाओ, सीधा बीच में जाओ, बीच में रहो, चाहे इधर से करेंगे चाहे उधर से निकालेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जाएंगे एक ही समय पर, हमारा क्रम क्लियर हो गया। मिडिल वैल्यू ही माध्यिका है, जो बीच में है वही माध्यिका है। अगर हमारे पास इंडिविजुअल डेटा है, डेटा x1 x2 x3 है, तो सबसे पहले हमें डेटा को ग्रुप करना पड़ता है असेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग अर्थात घटते क्रम में। दोनों में से किसी भी क्रम में आप डेटा को क्या कर दो, ग्रुप कर दो, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। फिर चेक किया जाता है यन अगर ऑड है अर्थात विषम है, पदों की संख्या विषम है, उस समय हमारे पास माध्यिका का नियम होता था n+1 डिवाइड बाई टूथ वैल्यू। अगर यन अपना इवन है, सम है, तो n बाई टूथ वैल्यू प्लस n बाई टू प्लस nth वैल्यू डिवाइड बाई टू होता है। मैं इसको करके दिखाऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा। यस, कैसे किया जाता है देखिए ध्यान से। आप जैसे ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास कुछ बच्चों के अंक हैं, कुछ बच्चों के अंक हैं, कैसे हैं, 5 है, 7 है, 13 है, 3 है, 4 है, 9 है, 7 है, ठीक है, ये अंक है, इस तरह से नंबर्स मिले हैं। 7 की जगह इसको 8 कर देते हैं। एक टेस्ट हुआ था बच्चों का 20 नंबर में, उसी में उनको अंक मिले थे। मुझसे कहा गया इसकी माध्यिका बताओ क्या होगी। क्या पूछा है, माध्यिका। ध्यान से देखो, माध्यिका निकलेगी, इसके लिए इस पहले डेटा को क्या करो, ग्रुप करो, बढ़ते या घटते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में पहले मैंने लिखा मैंने, सबसे पहले देखिए आपके पास कौन आया, सबसे छोटा कौन है, 3 है, लिखिए 3 को, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 13 है। इस तरह से मैंने सबको लिख दिया। आंकड़े गिन लो, 3 3 6 1 7 था। हमको भी यहाँ पर आंकड़े कितने दिख रहे हैं, 3 3 6 1 7, अर्थात n बराबर क्या है, 7 है। 7 मतलब ऑड है। ऑड के लिए आपको माध्यिका बता दो, n+1 अपान टूथ वैल्यू, n+1 अपान टूथ वैल्यू, अर्थात अगर आंकड़े 7 हैं तो लिखो 7 + 1/2, 7+1 अपान टूथ वैल्यू अर्थात 8 बाई टूथ वैल्यू, मतलब फोर्थ वैल्यू, चौथी वैल्यू माध्यिका है। चौथी वैल्यू कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये है माध्यिका, यही है मीडियन। ठीक है, ये मीडियन है। तो यहाँ पर माध्यिका आपकी चौथी वैल्यू हो गई। ध्यान से देखिएगा, हमने सारे आंकड़ों को लिख दिया बढ़ते क्रम में, और ऐसे में देखो ध्यान से, जरूरी नहीं कि आप लोग को रूल पर जाना ही पड़े, पूरा का पूरा सभी आंकड़ों को लिखना ही पड़े। जब आपको प्रश्न फेस करना हो तो आप जरूरी नहीं कि, जैसे हम आंकड़े पहले यहीं से गिन लेते हैं, कितने हैं टोटल, 7 हैं, कन्फर्म हो गया। 7 + 1 7 ऑड है, 7 + 1/2 अर्थात 8/2, मतलब चौथी वैल्यू ही माध्यिका होगी। तो 4 ही वैल्यू सीक्वेंस से लिख दो, सबसे पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, तो चौथी वैल्यू 7 आई है, 7 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। समझ में आई बातें। अगर मान लो यहीं पर बच्चों के अंक कुछ ऐसे होते हैं, देखो अंक मैंने लिखा, सपोज करो 8 है, 15 है, 12 है, 7 है, 9 है, 6 है, 5 है, 10 है, ठीक है, इस तरह से नंबर मिले हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि अब इसकी माध्यिका बताओ क्या होगा, इसकी माध्यिका बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में रखें, ठीक है, बढ़ते क्रम में हम सारे आंकड़ों को अरेंज करें, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा मतलब क्या है, सबसे पहले कौन है, 5 है, 5 लिखा, फिर लिखा 6, 6 लिखा, फिर 7 लिखा, 7, फिर 8 लिखा, 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8, फिर लिखा हमने 9। हम अभी एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी फिर लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। हमने किसको लिख दिया, 9 भी लिख दिया, खत्म हो गया।
फिर लिखो 10, फिर लिखो 12, फिर लिखो 15। 3 3 6 2 8 है। अब आपसे जैसे माध्यिका बोला गया है, क्योंकि n बराबर 8 है, हम लिखेंगे 8/2, 8/2th वैल्यू। अब 8/2 मतलब 4th वैल्यू, 4 प्लस 8/2 प्लस 1th, 4 प्लस 5th, 4 प्लस 5th बटा 2, इनका औसत करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, 8 9 17, 17/2 करिए, 2 9 18, नहीं 2 8 16, 8.5 यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन आएगा, 8.5, इसकी माध्यिका हो जाएगी। इवन ऑड ध्यान दिया करिए कि इवन ऑड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसी हिसाब से माध्यिका को तय करिए। यदि प्राप्तांकों की संख्या विषम हो, पूछा ऐसे प्रश्न, तो प्राप्तांकों की माध्यिका क्या होगी। प्राप्तांकों की संख्या विषम हो तो सीधा सीधा m इक्वल टू n प्लस 1 अपान टूथ वैल्यू आप लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। जब भी इस टाइप से पूछे प्राप्तांकों की जो वैल्यू है, संख्या है, वो विषम है, तो प्राप्तांकों की माध्यिका क्या हो गई, ए ऑप्शन है। इस टाइप से अगर यही मान लो सम होती, सूत्र के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी करना तो समझ ही रहे हैं आप लोग, अगर सम संख्या होती, तो सम संख्या होती तो बताइए क्या हो जाता, m इक्वल टू n/2। इसको लिख लीजिए आप लोग, करना अलग बात है, फार्मूले से प्रेजेंट करना अलग बात है। n/2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2, ये आपका जो है रूल होता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी हम आंकड़ों को बिना व्यवस्थित करे, अर्थात बिना छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में लिखे, हम कभी भी उनकी माध्यिका नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आंकड़ों को ग्रुप्ड करना पड़ता है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में लिख कर दिखाना होता है, तब जाकर के माध्यिका जनरेट होती है, बनती है। इस बात को बहुत ही गौर करिएगा, ठीक है। मान लो हम आपको एक प्रश्न दें, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा कि एक क्लास हुआ है, एक क्लास है, उसमें प्लीज मेरी बात को समझिएगा खूब ध्यान से। एक प्रश्न है जिसमें कहा गया कि एक क्लास है, क्लास में ये बच्चों के नंबर हैं और ये उनकी संख्या है, ये मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है और इसकी संख्या है, बच्चों की संख्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न, इसको समझेंगे तो यहां से हम आपको माध्यिका के एक दूसरा भी कंफर्म करेंगे जी। हाँ, 3 में क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ पवन, बस इसको पहले कंफर्म करो, क्लियर करता हूँ। देखिए ध्यान से, पहले इधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो इसको समझें। हमने कहा कि 5 नंबर पाने वाले, 5 नंबर पाने वाले कुल 8 बच्चे हैं, 5 नंबर पाने वाले कुल 8 बच्चे हैं। 7 नंबर या 10 नंबर पाने वाले, 10 नंबर पाने वाले कुल 5 बच्चे हैं। 15 नंबर पाने वाले कुल 6 बच्चे हैं, 15 नंबर पाने वाले कुल 6 बच्चे हैं। और 20 नंबर पाने वाले मान लीजिए कुल 5 बच्चे हैं। और 25 नंबर पाने वाले कुल 3 बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से कुल बच्चे हैं। स्कूल के कुछ एक टेस्ट हुआ था, 25 का पूर्णांक था, अलग अलग नंबर्स मिले थे, किसी को 5 नंबर मिला, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमसे पूछा जाएगा इसमें माध्यिका क्या है, मीडियन क्या है, ठीक है, मीडियन आपसे माध्यिका पूछा जा रहा है। ये बहुत अजीब होता है, अगर नहीं कंफर्म है तो नहीं कर पाएंगे आप। मैं इसको करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ, प्लीज समझिएगा कैसे करा जाएगा। ऐसे देखिएगा, आपसे कहा जाएगा कि ये लीजिए, हम लिखेंगे सोल्यूशन में, ये x है और ये f है, ठीक है। कभी भी आंकड़े अगर जैसे देखो 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से, मतलब ये आगे सोचोगे तो बढ़ता जा रहा है। अगर ये कहीं ऐसे लिखा होता कि 20 वाला पहले लिखा होता, 15 वाला बाद में, तो हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि हम उसको ग्रुप्ड करते। इस अब बारंबारता को ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, इस ऑब्जर्वेशन को ग्रुप करने की जरूरत है। जो वैल्यूज दी गई, अंक दिया गया, उसको ग्रुप करना है आपकी जिम्मेदारी। तो बारंबारता कभी ग्रुप हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है जी। रेंज भी आएगा, रेंज भी आएगा, पहले इसको समझिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 5 नंबर पाने वाले 8 बच्चे थे, 10 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे, 15 नंबर पाने वाले 6 बच्चे थे, 20 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे और 25 नंबर पाने वाले 3 बच्चे थे। इस प्रकार से बच्चे थे, करेक्ट। हम सबसे पहले देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे हम आपसे कहेंगे, जैसे अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए। मान लो आप क्लास के टीचर हो, तो आप कहिए जी जितने लोगों को 5 नंबर मिला है सामने आके खड़े हो जाओ। फटाफट फटाफट बच्चे आके 5 खड़े हो गए लाइन में। फिर हम कहेंगे ऐसा करो, अब जितने लोग को 10 नंबर मिला है आके इसके पीछे खड़ा होना शुरू कर दो। तो फिर फटाफट फटाफट 10 बच्चे और खड़े हो गए। बच्चों की संख्या 15 होगी कि नहीं लाइन में।
फिर हमने कहा अब जिनको 15 मिला वो लोग आके खड़ा हो जाए। 6 बच्चे और खड़े हो गए आकर के, 6 बच्चे और खड़े हो गए आकर के। भाई देख, फिर से एक बार मेरी बात समझो। मैंने कहा जितने बच्चों को 5 नंबर मिला है, आओ खड़े हो जाओ। तो 8 बच्चे आएंगे, खड़े हो गए लाइन में, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कुल ये जो 8 पोजीशन तक बच्चे खड़े हैं सबको 5 नंबर मिला है। फिर मैंने कहा जिनको 10 नंबर मिला वो लोग आके खड़े हो जाओ लाइन में। तो ऐसे में संख्या 5 थी, 5 बच्चे जाके उसके पीछे और खड़े हो गए, 8 5 13 खड़े हो गए। फिर हमने कहा अब जिनको 15 मिला वो आगे खड़े हो जाए, तो उसके पीछे जाकर के उन 15 पाने वाले 6 बच्चे खड़े हो जाएंगे। ऐसे सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। जो बीच में रहेगा उसको, अगर किसी ने हमसे पूछा कि माध्यिका क्या है, तो कम से कम इसको समझा पाए कि हमने उन सभी बच्चों को जिनके नंबर मिले हैं, जिन्होंने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, हमने उनको मार्क्स के हिसाब से सिक्वेंशियल खड़ा कर दिया इस लाइन में। जो बीच में बच्चा खड़ा है उसको कितना नंबर मिला वही माध्यिका है। जो बच्चा बीच में खड़ा उसको पकड़ो, वही जिसको जितना नंबर मिला है वही माध्यिका है। अब इसको निकालेंगे कैसे? इसके लिए हमने आपको उस दिन संचयी बारंबारता बताया था, याद है? संचयी बारंबारता, ये तो बारंबारता है, मैंने उस दिन आपको संचयी बारंबारता बताया था। संचयी बारंबारता क्या होता है देखिए ध्यान से। जिसको 0 से लेकर 5 नंबर तक पाने वाले बच्चों की संख्या 8, कैसे लिखा जाता था? 8 को 8 लिखो, 8 में 5 जोड़ दो 13 हो गया, 13 में 6 जोड़ दो 19, लाइन खड़ी हो रही, लाइन बनती चली जा रही है। 19 में 5 जोड़ दो 24 हो गया, 24 में 3 जोड़ दो 27। बच्चों की संख्या सोचोगे तो 27 है। क्या है? 27 है। 27 बच्चे खड़े हैं, बीच में कौन होगा? क्योंकि 27 क्या है बताओ? ऑड है। ऑड है, लिखो n + 1/2। 27 + 1 28/2, 28/2 मतलब 14वीं वैल्यू, 14th वैल्यू। तो 14th वैल्यू बताइए कौन सी है? 14th वैल्यू। 0 से लेकर 8 नंबर तक के बच्चे 5 नंबर पाए हैं, 8 से 13 तक के नंबर पाने वाले बच्चे 10 नंबर, मतलब 8 से 13 नंबर तक के लाइन में खड़े बच्चे 10 नंबर पाए हैं। 13 के बाद 19 तक पाने वाले बच्चे, 13 के बाद 19 तक जो लाइन में खड़े हैं उनको 15 नंबर मिला है। तो अपना जो 14वां बच्चा है खड़ा है, 14th नंबर खड़ा है, वही तो अपना मीडियन है। उसको कितना नंबर मिला है? 15। तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा बताइए? मीडियन आपका 15 होगा। इस प्रश्न के लिए 15 लगाना होगा। जो 15 लगाएगा एकदम सही उत्तर आएगा। ठीक है, 15 जिसने लगाया। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्लियर नहीं हो पाता है कि सही में क्या है। 15 जो उस बच्चे की पोजीशन है 14वीं, 14th पोजीशन पर खड़ा बच्चा है, उसको नंबर मिला है कितना? 15। भाई पहले से लेकर 8वीं पोजीशन तक जो बच्चे खड़े हैं उनको मिला है 5, 8वें से लेकर 13वीं पोजीशन तक जो बच्चे खड़े हैं उनको नंबर मिला है 10, 13 के बाद से लेकर 19वीं पोजीशन तक जो बच्चे खड़े उनको मिला है 15, और अपने को 14वां नंबर ढूंढना था 14, तो 14th वाले को मिला है 15। राइट सोल्यूशन 15 है। जिसको जिसको कंफर्म हो गया क्लियर कर दे, यहाँ सही है। यस, आई होप आपको क्लियर हो गई ना। चलो बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी, कौन कौन बताएगा? यस, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका बताओ क्या होगी। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका क्या होगी? वर्ग देखिए स्पेशल दिया है। 1 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं, 3 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं, 5 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, 7 नंबर पाने वाले 8 हैं, 9 नंबर पाने वाले 3 हैं। कौन बता रहा है माध्यिका बताइए? 5 लगाऊं, 5.2 लगाऊं, 7 लगाऊं, क्या लगाऊं? सबसे पहले आप CF लिखो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 का 4 होगा, 4 में 6 जोड़ दो 10 होगा, 10 में 5 जोड़ दो 15 होगा, 15 में 8 जोड़ दो 23 होगा, 23 में 3 जोड़ दो 26 होगा। ठीक है, 26 होगा। 26 इवन है। 26 क्या है? इवन है। इवन के लिए जो नियम बताया था, हालांकि डायरेक्ट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 26/2 सीधा सीधा कर दो, 13वीं वैल्यू, 13th वैल्यू। क्या है? 13th वैल्यू। 13th वैल्यू आप खुद ही समझ लो कहां पर लाई करेगी। 13th वैल्यू कहां पर लाई करेगी, कौन बता सकता है? या ऐसे समझ गए होंगे आप लोग, देखिए ऐसे 1 नंबर पाने वाले 4 बच्चे थे, ठीक है, 3 नंबर पाने वाले 6 बच्चे थे, 5 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे, करेक्ट, 7 नंबर पाने वाले 8 बच्चे थे, और 9 नंबर पाने वाले 3 बच्चे थे। ऐसे ही था ना? यस, हमने CF निकाला, देखो यहाँ लिखा भी है। 4 का 4, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 8 जोड़ा 23, और 23 में 3 जोड़ा 26। दरअसल नियम ये होता है, अगर आप सोचो कि 26/2 13th, 26/2 13th, और 13 + 1 14th, 13वीं और 14वीं वैल्यू सोचा जाए तो यही है डायरेक्टली। कभी कभी इसमें डाउट होता है, कभी कभी उसके दो जो पोजीशंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। फिलहाल इसके लिए हम लोग 5 को ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 को ही लिखेंगे। और 5 इस प्रश्न के लिए
माध्यिका बन जाएगी, एकदम राइट सोल्यूशन बन जाएगा। 5 इसके लिए माध्यिका हो जाएगा। एक और कर दीजिए, कंफर्म हो जाए चीज़। चलिए इसका सोल्यूशन बता दें जिसका हो जाए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका बता दो क्या हो जाएगी। इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? पद दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 10, 12, 14। बारंबारता दिया गया है, इसका 3 ही होगा। 3, 2, 5 होगा, 5, 2, 7 होगा, 7, 4, 11 होगा, 11, 3, 14 होगा, 1, 15 होगा, 2, 17 होगा। क्या होगा? 17। कौन कंफर्म कर रहा है भाई? 17 ऑड है ना, ऑड है। एक जोड़ो, 17 प्लस 1 बटे 2, 18 बटे 2 मतलब क्या होगा? 9th वैल्यू। 9th वैल्यू कहां पर होगी? 0 से 3 तक की वैल्यू ये है, 3 से 5 तक की वैल्यू ये है, 5 से 7 तक की वैल्यू ये है, 7 के बाद 11 तक, 7 के बाद 11 तक की वैल्यू मतलब उसी में 9वीं वैल्यू भी होगा, ये होगी। राइट सोल्यूशन आपकी बी ऑप्शन है। 8 है। 8 जो बता रहा है एकदम सही है। 8 जिसने बताया उसका एकदम करेक्ट है जी। 13th एंड 14th दोनों वैल्यू वही है, बटा 2 करेंगे तो वही हो जाता है, ठीक है, इसलिए वही आया होगा वहां पर। ओके चलिए, हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है ना। चलिए, कंटिन्यूअस डेटा का मतलब मान लो आपको क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दोनों दिया है। क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दोनों दिया है, मतलब एक ही चीज होता है क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, मतलब क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता भी दिया हो। तो इसके लिए सूत्र होता है, इसके लिए हम फिगर का भी उपयोग कर लेते हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेता है किस फिगर से हम लोग माध्यिका ज्ञात करेंगे। L0 प्लस n/2 माइनस सी एफ पी डिवाइड बाई एफ इंटू आई। ध्यान से समझो सब क्या होते हैं। L0 मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। n मतलब बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, जितने बारंबारता हैं सबको जोड़ना होगा। CFP जो लिखा है थोड़ा सा अजीब होता है, यह तब समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। हालांकि जो संचयी बारंबारता होगी, संचयी बारंबारता किसकी पता है? माध्यिका कक्षा के पहले की, माध्यिका कक्षा के पहले की कक्षा की, ठीक है। अभी मैं कंफर्म करूंगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एफ मतलब बारंबारता है, आई मतलब बिट्थ है, क्लास इंटरवल है। यह फार्मूला अप्लाइड होता है जो देखने से कंफ्यूजन केवल है, करने से सब कुछ क्लियर है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे हिंदी में लिख करके आपको समझा नहीं पाऊंगा, अंग्रेजी में लिखूंगा तो और ही कंफ्यूज आप बन जाओगे। करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसका सिस्टम क्या होता है और इसको करने के और भी प्रोसेस क्या है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आया, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एकदम क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला बस यही तैयार रखिएगा, उस फार्मूले का सेंस आपको क्लियर करा दूंगा अभी तुरंत। ये क्लास इंटरवल है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको तुरंत अभी आ जाएगा, डाउट नहीं बनेगा, 100% आपको आ जाएगा, ठीक है, 100% आ जाएगा। क्लास इंटरवल है, हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चलिए उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया था, 40 से 50। ये देखिए फ्रीक्वेंसीज लिखिए, 5 है, 12 है, 13 है, ठीक है, 5 है, 12 है, 13 है, 7 है, 3 है, ठीक। इस तरह से बारंबार मैंने आपसे पूछा कि इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होगी। अब ऐसे अगर हमें माध्यिका ज्ञात करना हो, सब लोग प्लीज समझो इसको मन लगा के, तभी क्लियर होगा। कैसे कर पाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हमें डायरेक्ट करना है विथ फार्मूला तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये बारंबारता दी गई है। फ्रीक्वेंसी देखिए 5 है, 12 है, 13 है, 7 है, 3 है, ये बारंबारता है। हम लोग यहाँ पर CF पता करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे निकलेगी, 5 का 5 ही होगा, 5 12 17 होगा, 17 13 30 होगा, 30 7 37 होगा, 37 3 40 होगा। ये हमने यहाँ पर CF निकाल। देखो आपको पता है क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, CF है। अब हम आपको सबसे पहले हमें एक क्लास डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना होगा? क्लास जो आपकी माध्यिका क्लास होगी, मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास वह क्लास होगी जिसमें आपकी बीच की वैल्यू स्थित होगी। अब इसको कैसे निर्धारित करेंगे, कौन सी क्लास हमारी माध्यिका क्लास है, कौन सी क्लास माध्यिका क्लास है बताइए। हम चेक करें टोटल आंकड़े कितने हैं, 40 यन है। अब 40 बटा 2 कर दो, 40 बटा 2 कर दो,
40/2 करते ही आएगी 20वीं वैल्यू, 20th वैल्यू। आपकी यह 20वीं वैल्यू जिसमें होगी वही आपकी माध्यिका कक्षा है। 20वीं वैल्यू जहां पर होगी वही माध्यिका कक्षा है। उसको कहां सोचेंगे बताइए? 0 से 5 तक, 0 से, देखिए ध्यान से आपको, मतलब आप ऐसे सोचो 0 से 10 तक की वैल्यू 5 है। आप कंफर्म कर लो कि आपकी 20वीं वैल्यू कहां पर है। 20वीं वैल्यू आपकी कहां पर है? जैसे अगर टोटल हमारे पास यहां पर 40 टोटल आंकड़े हैं, तो 0 से लेकर 10 की क्लास में 5 तक की वैल्यू है, 5 से लेकर 17 तक की वैल्यू इस क्लास में है, 17 से लेकर 30 तक की वैल्यू इस क्लास में है, और हमको 20वीं वैल्यू तलाशनी थी, तो 20वीं वैल्यू इस क्लास में होगी। यही आपकी मीडियन क्लास है। यही आपकी क्या है? मीडियन क्लास है, माध्यिका कक्षा कहलाती है। अब मैंने जो फार्मूला लिखा है ध्यान देखिएगा, मैंने लिखा है m इज इक्वल टू L0 प्लस n बाई टू माइनस CFP डिवाइड बाई F इंटू आई। ये हमने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला लिखा है। L0 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये अपनी जो मीडियन क्लास यही है ना, इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 20, लिख लो 20, प्लस आगे देखिए n बाई टू, n मतलब टोटल सम कितना था? n बाई टू 20/2 मतलब 40/2 20 हो गया, माइनस जो आपकी क्लास है उसकी बारंबारता 13 है और संचयी बारंबारता 30 है। उसकी बारंबारता 13 है और संचयी बारंबारता 30 है। 30 के पहले की संचयी बारंबारता 17 है, यही होता है CFP अपान F। उसकी बारंबारता कितनी है? 13 है, इनटू क्लास बिड्थ कितना है? 0 10 से, क्लास बिड्थ मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 है। अब इसी को हल कर डालिए, ये 20 रखिए, 3/13 होगा, गुणे 10 होगा, तो 20 प्लस 10 तियां 30/13, 13 दूना 26, 4 0, 13 तियां 39 ना, 2.3 समथिंग करके आएगा, तो 22.3 समथिंग करके इसकी माध्यिका हो जाएगी, जो आपको यहाँ पर दिखेगी। यस, आएगा प्राइमरी के लिए, परेशान मत होइए, मुझे थोड़ा सा इसको इधर कराने दीजिए। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस सबके लिए उपयोगी होती है, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए कैटेगराइज प्रैक्टिस सेशन हम रख रहे हैं। आप परेशान मत होइए, मैंने पिछली बार भी कराया था, अगर विश्वास नहीं है तो आप पीछे देखिएगा वीडियोस, आपको दिखेगा। एक बहुत ही उपयोगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे मिस हो जाता है, मैं उसको बता दूं कि यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे आपने जो प्रश्न देखा, इस प्रश्न को आप देख ही लिए हैं, इसका उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा, 22.3 है, करेक्ट है। क्वेश्चन क्या था, इसको थोड़ा ऐसे कॉपी पेस्ट करिए तो आपको समझ में एक बात आएगी, अभी तुरंत आ जाएगा। 0 से 10 से लेकर 40 से 50 तक है, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30। मैं जो बताना चाहता हूँ प्लीज नोट एज ए कॉन्सेप्ट, 30 से 40, 40 से 50, ये आपके पास मान लीजिए आंकड़े हैं। इनकी बारंबारताएं देखिए क्या कैसे हैं, 5 12 13 7 20 7 3, 5 12 13 7 और 3, ठीक है, ये आपके पास है। ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। आप बनाते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम आता है, हिस्टोग्राम को हिंदी में कहते हैं आयत चित्र, आयत चित्र, हिंदी में ध्यान दीजिए, आयत चित्र बनता कैसे है? ऐसे, सॉरी आयत चित्र नहीं बनाइए। आपने एक चीज पढ़ा था, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा था ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता पढ़ा था, तो हमने वहां पर CF जो पढ़ा था, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF को जो प्रेजेंट करता है, जो फिगर, उसे हम कहते हैं ओजाइब। ऐसे लिखा जाता है, ओगिब लिखा जाता है, हिंदी में ओजाइब बोला जाता है। ओजाइब बनता कैसे समझिएगा, ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम प्रेजेंट कर दें, और हमने यहाँ लिखा 0, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। यहाँ पर हम CF पहले से प्लान कर लें, CF कितना होगा सबका, जो हम लोग CF पहले से प्लान करके रखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको थोड़ा इधर बनाए हैं, क्लियर हो जाएगी चीज़ें फिर। ध्यान देखिएगा, हमें जैसे अगर हमें इसका CF पहले से प्रेजेंट कर लेना है, तो CF देखो क्या क्या बनेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 12 5 17 होगा, 17 13 30 होगा, 37 होगा और 40 होगा। इस प्रकार से हमने CF जनरेट कर दिया, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 0 लिखा, 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा, और हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे CF को, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, किसको? CF को।
CF कैसे यहाँ पर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। CF का मतलब ये हो गया जैसे 5 से लेकर 40 तक, 5 से लेकर 40 तक हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे हैं। अब इसको अपने हिसाब से प्लान कर दीजिए, जैसे हमने कहा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, मान लीजिए यहाँ पर हम जाके रुक गए। हम आपको जैसे एक इसका जो फिगर होता है जिसे कहते हैं ओजाइव, ओजाइव की मदद से भी हम जो है माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। ओजाइव जो एक फिगर है, ओजाइव की मदद से भी, ओजाइव बनता कैसे देखिए, 0 से 10 पर क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 यहाँ प्रेजेंट कर दो, ये देखिए यहाँ पर 0 से 10 वाले के ऊपर प्रेजेंट करिए। 10 से 20 पर 17 है, 17 मतलब यहाँ 15 और इसके बीच में आएगा, यहाँ पर आया। इसी प्रकार से यहाँ पर 30 है, तो 30 कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर, इसके ऊपर चलिए, यहाँ पर 30 होगा। इसके बाद 37 है, 37 कहाँ होगा, 35 इसके ऊपर होगा थोड़ा सा, और इसका अगला मान 40 होगा इसके ऊपर। ऐसे बनता है ओजाइव, ऐसे, ठीक है, ऐसे ओजाइव बनता है। अब अगर हमको जैसे ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा, हमने देखा था कि माध्यिका कैसे निकलेगी, टोटल यान कितना था, 40 था, 40/2 कर दे 20th वैल्यू, 20th वैल्यू कहाँ पर होगी, ये है। एक सीधी रेखा से ऐसे इसको प्लाट कर दिया, गिरा दिया ऐसे, देखो 20 और 30 के बीच में अपना माध्यिका कितना आया था, 22 दशमलव समथिंग आया था ना। कभी कभी जैसे प्रश्न हमसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में किसकी मदद से माध्यिका ज्ञात की जाती है, ओजाइव की मदद से, हिस्टोग्राम की मदद से, पाई चार्ट की मदद से, तो कम से कम हम बता सकें कि हमारा जो माध्यिका होता है हम ओजाइव की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो ओजाइव एक फिगर का मतलब संचयी बारंबारता को प्रेजेंट करने वाला फिगर है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, मोड मतलब सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर हमारे पास कभी कोई आंकड़े, मैं आपको बता दूं, मोड को प्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको पहले भी कंफर्म किया था, मोड जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, बहुलक, बहुलक को आप जेड से प्रेजेंट करते हैं। सर्वाधिक, ध्यान से देखिएगा, सर्वाधिक आई बारंबारता को मोड, ठीक है, अर्थात बहुलक कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। जो सबसे अधिक बार आती है बारंबारता, उसी को ही हम बहुलक कहते हैं। जो बारंबारता सबसे ज्यादा बार आए वही को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा कि आपको मैंने यहाँ पर मैंने एक जूतों की साइज के ऊपर डिपेंडेंट, या कोई भी नंबर, हमने कहा कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ अंक अर्जित किए। अंक कैसे अर्जित किया, टेस्ट में 8 है, 10 है, 12 है, 8 है, 7 है, 3 है, 2 है, 8 है, इस तरह से है। मुझसे पूछा जाए मोड क्या होगा, तो हम कहेंगे मोड यहाँ पर कितना होगा, 8, क्योंकि 8 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आए वही आपका मोड है। मतलब किसी समूह का मोड क्या होता है, जो वह आंकड़ा होता है जो सर्वाधिक बार आता है। सबसे अधिक बार आया, प्राप्त हुआ आंकड़ा ही आपका क्या कहलाता है, बहुलक अर्थात मोड कहलाता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके लिए, मोड के लिए डिस्क्रीट डेटा पे जाने की बहुत जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर एक और चीज इस पर पढ़ लेते हैं, ये वाला पार्ट। जब कभी क्लास अंतराल दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग क्लास इंटरवल दिया हो, तो इस समय फार्मूला होता है मोड इक्वल टू L0 F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। फिर वही कहूँगा, फार्मूले से डायरेक्ट नहीं आता है, तभी आएगा जब हम लोग को इसको प्रॉपर हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए, ये देखिएगा ध्यान से, फार्मूले पर चलिएगा, सभी क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान होता है, बस फार्मूला क्लियर रहे बस। और इसको भी एक फिगर की मदद से हल किया जाता है। मोड को हल करने के लिए हमें हिस्टोग्राम, मतलब ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत जरूरी है। जैसे हमने आपको वहां पर बताया था कि माध्यिका को हल करने के लिए हम लोग जो है ओजाइव का उपयोग करते हैं। ऐसे मोड को अगर हल करना है, मोड को, बहुलक को, तो हिस्टोग्राम, हाँ, हिस्टोग्राम अर्थात आयत चित्र की मदद से, आयत चित्र की मदद से आराम से हम मोड ज्ञात कर सकते हैं। भी मैं फिगर पे करके भी दिखा दूंगा आपको। कभी अगर आपसे पूछ रहे निम्नलिखित में किस चित्र का उपयोग करके बहुलक ज्ञात किया जाता है, तो आप बता दो मोड अर्थात आयत चित्र की मदद से हम बहुलक को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न देखिएगा, क्लास इंटरवल है, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसीज देखिए, 5 है, 13 है, 17 है, 8 है, 7 है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे मोड, तो हम लिखते हैं फार्मूला L0 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो सबसे ज्यादा बारंबारता किस क्लास की है वही मॉडल क्लास, यहां पर हमको एक क्लास ढूंढनी पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वह क्लास है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, तो यह क्लास आपकी मॉडल क्लास हो गई। अब यहां पर रखिए इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20। इसकी बारंबारता देखो, इसको लिखो F1, इसके पहले की सॉरी इसको लिखो आप लोग क्या पता है F1 लिखो, और इसके पहले लिखो आप लोग, इसके पहले F0 लिखो, इसके बाद में लिखो F2। ठीक है, जो मॉडल क्लास की बारंबारता है वह F1 है, उसके पहले वाली क्लास की बारंबारता F0 है, उसके बाद वाली क्लास की बारंबारता F2 है। रखो 20, F1 कितना है 17, माइनस उसके पहले कितनी बारंबारता 13, 2 गुणे 17 करें, माइनस 13 करें, माइनस 8 करें, गुणे क्लास बिट 10 की है। यही हल कर डालिए, आपको मोड पता चल जाएगा। अभी मैं इसको फिगर से भी करके दिखाता हूं तो और क्लियर होगा। 20 लिखें, 17 13 से निकलेगा 4 होगा, बटे 17 दूना 34, 34 में से सीधा सीधा 21 निकलेगा। 13 8 क्या होता है 21, 34 में से अगर हम 21 निकाल रहे हैं ना, 34 में से 21 निकाले 13 आएगा ना, 21 13 34 होता है, 13 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। एक प्रकार से 20 प्लस 10 चौके 40 बटे 13 कर दें, तो 20 प्लस 13 एक के 13 हुआ, 13 एक के 13 और 7 जीरो, 13 पचे 65, 1.5 समथिंग आएगा, तो 21.5 समथिंग करके इसका बहुलक हो जाएगा, जो हम लोग निकाल सकते हैं। 23.07 नहीं हो रहा है, एक बार फिर से देख लें। यहाँ पर 4 होगा ऊपर, 17 दूना 34 में से 21 निकालेंगे, 34 में से 21 निकलेगा तो 13 होगा, तो 40 बटे 13 होगा, 40 बटे 13 होगा। अच्छा मैंने यहाँ 20 कर दिया, सॉरी, हाँ एक गलती किया मैंने। 40 बटे 13 होगा, 13 तिया 39 होता है, और जीरो हो जाएगा क्योंकि एक आएगा, फिर 13 से 1 ये सही है, 23.07, ये सही बताया था आप में से पवन ने जो बताया था, एकदम सही है। यस 40 लिखा जाएगा, गलत लिखा था मैंने। ठीक है, इस हिसाब से देखिए आपका आंसर आया। अब मैं आपको बता दूं, इसी आंकड़े को प्रेजेंट करता है एक फिगर। जैसे हमने देखिए आंकड़ा क्या था, 0 से 10 था, 10 से 20 था, 20 से 30 था, 30 से 40 था, और 40 से 50 था। ठीक है, और इनकी बारंबारता देखो कैसे क्या दिया गया है। इनकी बारंबारता 5 13 17 8 7, 5 5 13 17 8 और 7। हम लोग एक फिगर बनाते हैं, मैंने आपसे पहले से कहा था हिस्टोग्राम। क्या बनता है हिस्टोग्राम, जिसमें मैंने कहा कि आयत चित्र, कभी कभी आपको आयत चित्र ही बना के दे देगा, या कभी ऑप्शन से ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा, आजकल तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आयत चित्र देखो बनता कैसे है, ऐसे, ये 0 है ना, ये 10 है, या 20 है, या 30 है, या 40 है, या 50 है, और इनकी बारंबारताएं देखिए, यहाँ पर क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। बारंबारता देखिए किसने कैसे क्या क्या दिया है, सब लोग समझिएगा। हम जितने मर्जी उतने का गैप कर लें, जैसे 17 तक की वैल्यू 5 लिख दें, 10 लिख दें, 15 लिख दें, 20 लिख दें, ऐसे रखते हैं। अब आयत चित्र देखो बनता कैसे है, 0 से 10 में कितना है बारंबारता 5, ये बन गया। अगला 13 है, 13 कहाँ होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बना दिया। 17 है, 17 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे बना दिया। 8 है, 8 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 8 बना दिया। 7 कहाँ, ये देखो ऐसे होगा, ऐसे बना दिया। अब आपको मैं बता दूं कि अगर मुझे यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना होगा, तो मैं जाऊंगा सबसे बड़े के पास, सबसे बड़े के पास, उसके इस किनारे पर जाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, और उसके इस किनारे पर जाकर इससे मिलाऊंगा, जहां इंटरसेक्शन है नीचे गिरा दूंगा। 20 के बाद देखो अपना उत्तर 23 दशमलव आया था कि नहीं आया था। डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, स्केल का ही उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन आता ऐसे ही है। बहुलक ज्ञात करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है। अगर फिगर दिया है तो आपको यहाँ से बहुलक अगर करना है तो सबसे बड़ी डंडी के पास जाइए, उसके इस किनारे को इससे मिलाइए, इस किनारे को इससे मिलाइए, ऑटोमेटिकली आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। इसका बहुलक क्या होगा, पद 12 16 20 24 28 दिया है, बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक होगा, 24 बहुलक होगा। ओरल बता सकते हैं, देखने में प्रश्न अजीब बड़ा होगा, लेकिन ओरल कर सकते हैं। बहुलक आपका देखिए कितना हो गया 24, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता 24 है, 24 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। ओरल बता सकते हैं आप लोग, कमेंट कर लीजिए फटाफट, देख लीजिए आंसर क्या हो सकता है सबका। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका बहुलक करना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित बंटन का बहुलक याद करो। बहुलक एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुलक कहां पे होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे
कि जैसे मान लो हमसे कहा कि 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 42। तो इसका मतलब अपना जो बहुलक होगा, बहुलक इसी 40 से 50 के बीच में होगा। बहुलक कहाँ होगा? 40 से 50। 40 से ना तो छोटा होगा ना 50 से बड़ा होगा। अगर हम यहाँ पर मोड करें तो मोड आप ध्यान दो, ग्रेटर आर इक्वल टू 40 होगा और लेस आर इक्वल टू 50 होगा। तो 40 से बड़ा होगा अब एक ही ऑप्शन है अपने पास 43.88। अगर आप चाहो तो फार्मूले पर जाओ, नहीं तो रियल आंसर यहाँ पर यही बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रियल आंसर यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, 43.88 इसका बहुलक होगा। ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई जरूरत नहीं होती इसके लिए हम चले अलग से फार्मूले का उपयोग करें और हम लोग सोल्यूशन करें। जैसे देखो ये है प्रश्न पूछा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए यदि बहुलक का मान m है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा? अब बताइए, सबसे ज्यादा बड़ा वर्गंतर बारंबारता 80 है, तो कंफर्म हो गया कि अपना जो बहुलक होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 होगा, लेस आर इक्वल टू 20 होगा। मतलब ये आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 15 होगा, लेस देन 20 होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो बहुलक होगा 15 से बड़ा होगा, 20 से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। डायरेक्ट बता सकते हैं, जरूरत नहीं इस समय हमें लोग को यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने की। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप लोग तैयार रहिएगा। एक दो चीजें ऐसी हैं जिनको भी आपको याद रखना जरूरी है, उसको आप कर लीजिए, बाकी हम सेशन क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए 2 फार्मूले, इसको जरूर याद रख लेना। अगर हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ ही रहे हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे कभी हमसे पूछा जाए कि आप बताओ कि बहुलक माध्यिका तथा समांतर माध्य में अगर एक ही प्रकार का आंकड़ा है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संबंध सही हो सकता है। हमेशा माध्य बड़ा होगा माध्यिका से, माध्यिका बड़ा होगा बहुलक से। इसको नोट करिएगा, पहला ऑप्शन। जैसे आपसे ऐसा पूछा जाए जी आप समझो, माध्य बड़ा है माध्यिका से, माध्यिका बड़ा होगा बहुलक से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग इसको लगा सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए, पहला ऑप्शन इसका राइट। एक और चीज नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा था निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फार्मूले नोट करिए। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका प्लस 2 गुणे माध्य गलत है। बहुलक बराबर 2 गुणे समांतर माध्य -3, ये भी गलत है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे समांतर माध्य, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना आपको तैयार रखना है और इतना कंफर्म करना है। बाकी समझ में आएगा, कंफर्म करते चलिए, तैयार करते चलिए, रिवाइज करते चलिए। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, अगली क्लास में इसके आगे और अपडेट के साथ हम मिलते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रैक्टिस और लूँगा इसकी, बाकी अब कैटेगराइज सेशंस भी रखेंगे और इसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि जो आपकी परीक्षा हो हम उसमें आप बेहतर कर सको। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।